मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार आप इस चैनल पर बने हैं और लगातार हम लोग वर्णमाला पे चल रहे हैं, यानी वर्णमाला के टॉपिक पे चल रहे हैं और आज का आपका तीसरा पाठ यानी तीसरा भाग होगा, जिसके आगे हमको क्या करना है, चलना है। आपको लगातार जान रहे हैं जितना भी प्रश्न यहाँ से जिक्र हो रहा है, एक एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कल की वीडियो में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से कोई चीज बात बोली जाती है तो वापस लौट के नहीं आता है। तो कल एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लिखित के आधार पर, अगर लिखित के आधार पर स्वर पूछा जाएगा तो कितने स्वर होते हैं आपके? 13 स्वर हैं। ठीक है, थोड़ा गलती से हमने वहां पे 11 लिख दिया था, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप वीडियो को देखा करिए। कोई चीज अगर मिस्टेक होती है मैं तो उसको बाद में आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो चमड़े की जुबान है तो फिसल कभी कभी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हमको जो चलना है, एक बड़े बेहतरीन टॉपिक पे आज चल रहे हैं, यानी वर्णमाला पे। वर्णमाला की जो भाग होगा वो तीसरा होगा। ठीक है, भाग आपका तीसरा वीडियो होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या बताना आपको? अयोगवाह। क्या बताना भैया? अयोगवाह। अयोगवाह के बारे में आप क्या जानते हो? देखिए यहां से भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अयोगवाह, देखिए इसी प्रश्न में उत्तर है। हम लोग केवल रखते हैं कि अयोगवाह हिंदी में कितने होते हैं, तो आप कहते हो भैया 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। अयोगवाह जब हम तोड़ेंगे, आ धन योग, धन क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। बासुमारी हिंदी में आ का मतलब क्या होता है? हिंदी में भैया आ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। समझ आ बात है? तो आ का मतलब क्या होता है आपका? नहीं होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है भैया? जोड़ होता है। या देखा एका बतावा। वाह का मतलब क्या होता है? उच्चारण। समझा ना? वाह का मतलब उच्चारण। ठीक है, उच्चारण या साथ चलना। बात समझा रही? एक चीज ध्यान से सुनना। ठीक है, वाह का मतलब क्या होता है भैया? उच्चारण या साथ चलना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और आ का मतलब नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जोड़ नहीं, क्या करता है? जोड़ना नहीं है, केवल क्या करना है? साथ चलना है। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या कर रहा है। अब यहां पे परिभाषा क्या निकल के आएगी? वे वर्ण जिनका योग स्वर वर्णों में नहीं होता है। देखिएगा, वे वर्ण जिनका, ठीक है, वे वर्ण जिनका योग, यही है ना, जिनका योग स्वर वर्णों में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, परंतु स्वर वर्णों के अंत में, परंतु स्वर वर्णों के अंत में उच्चरित होता है। अंत में उच्चरित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं भैया? अयोगवाह कहते हैं। परिभाषा निकल के ये आ रहा है, आ मतलब नहीं होता है, योग मतलब जोड़, वह मतलब उच्चारण या साथ चलना। यानी कहने का मतलब वे वर्ण जिनका योग स्वर वर्णों में तो नहीं होता है, परंतु स्वर वर्णों के अंत में उच्चरित होता है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। समझा? ये स्वर वर्ण में नहीं होता है लेकिन साथ चलता है। जब हम लिखित के आधार पर करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाता है। समझा ना? तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब आपके अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी भैया? 2 है। एक आपका अंक है, एक आपका क्या है? आ है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं भैया? विसर्ग कहते हैं। ये बात सुना रही है? और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये बातें हमको लगा था भैया, ये बातें समझ में आई हुई आप सबकी। ठीक बा? बुझात बा ना बुझात बा? देखा, अयोगवाह आ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, यानी कि जोड़ नहीं है, परंतु ये साथ चलते हैं। कब? जब हम वर्णों को लिखित तौर पर बात करते हैं तो ये साथ चलते हैं। इसकी परिभाषा बन के यहां पर ये आती है। ठीक है, इसकी संख्या 2 है। आ को कहते हैं अनुस्वर और अंकों को क्या कहते हैं भैया? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आवत बा? आगे चलो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ला, आगे चलते हैं।
हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि भैया व्यंजन, ठीक है, व्यंजन वर्ड, ध्यान से सुनना। अगर हम व्यंजन वर्ड की बात करते हैं, व्यंजन वर्ड, आगे हमको क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ड पढ़ना है, ठीक है। एक आपका क्या होता है? व्यंजन, ध्यान से सुनना। एक आपका क्या होता है? व्यंजन, और एक का क्या होता है? क्या होता है आपका? व्यंजन, ठीक है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपका यहाँ पे अंतर देखिएगा। एक आपका होता है व्यंजन, एक होता है व्यंजन। व्यंजन का क्या अर्थ होता है? व्यंजन का आपका अर्थ होता है भोजन, ठीक है, भोजन भी होता है। और व्यंजन का अर्थ क्या होता है? वर्ड होता है, ठीक है। और इस व्यंजन का अर्थ क्या होता है? ये भी कोई बार पूछा गया, इस व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा होता है। तो कंफ्यूज मत होना, व्यंजन मतलब क्या होता है? पंखा होता है। यहाँ पर व्यंजन मतलब भोजन भी होता है, और क्या होता है? वर्ड भी होता है। समझ रहा है ना? तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? वे वर्ड जिनका उच्चारण, वे वर्ड जिनका, ठीक है, ये समझ रहा है? वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखा भैया, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब सहायता का मतलब क्या होगा? जैसे आपसे एग्जांपल देगा, जितने भी आपको व्यंजन मिलेंगे, कोई भी व्यंजन अगर आपको होगा, बिना हम स्वर की मदद से नहीं बोल पाते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या है? एक व्यंजन है। क्या है? एक व्यंजन है। तो आप देख रहे हैं, इस का में क्या है? छुपा है, आ है। क्या छुपा है? आ। जब इसको तोड़ेंगे, का प्लस आ, ठीक है। का में आ छुपा है। जब खा कहेंगे तो खा में क्या है? आ छुपा है। जब गा कहेंगे, गा में आ छुपा है। जब घा कहेंगे तो घा में क्या है? आ छुपा है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यंजन जब होगा, कोई भी व्यंजन जब होगा, तो उस व्यंजन में आ क्या होता है? छुपा होता है। बस मेरी परिभाषा निकल के आया, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनना है। आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है व्यंजन वर्ड के भेद, व्यंजन वर्ड के भेद। ध्यान से सुनिएगा। अब व्यंजन वर्ड के भेद कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिएगा, आइए पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ड के भेद, ठीक है, व्यंजन वर्ड के भेद, ठीक है। ये देखिएगा, व्यंजन वर्ड के भेद तो कैसे पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। व्यंजन वर्ड के भेद आपके क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन, पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और इस स्पर्श व्यंजन को और कुछ कहते हैं, बताइए जल्दी से। और कुछ कहते हैं? वर्गीय, वर्गीय वर्ड, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को और क्या कहते हैं? वर्गीय कहते हैं, ठीक है। चाहे तो ये स्पर्श व्यंजन इसे कहते हैं, या तो वर्गीय वर्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ये वर्गीय का मतलब क्या होता है? ये वर्ग में होते हैं, ठीक है। वर्ग में कैसे होते हैं? जैसे आपका बनेगा का वर्ग, ठीक है, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है। उसके बाद का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है। फिर का वर्ग आपका, चा वर्ग, उसके बाद आपका टा वर्ग, उसके बाद आपका ता वर्ग, उसके बाद आपका पा वर्ग। ये देखिएगा, वर्ग वर्गीय में बनता है, इसलिए इसे वर्गीय वर्ड भी कहते हैं, और इसी को स्पर्श वर्ड भी कहते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब इसके का के अंतर्गत जो भी आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, चा, छा, जा, जा, झा, या, ठीक है। सुनते चलिएगा, टा, ठा, डा, धा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा,
म। ये देख रहे हैं, ये जितना मैंने लिखा है ये क्या है, एक वर्ग है। यानी ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने क्या बनाया है, ये वर्ग बना है, ठीक है। यानी आप देख रहे होंगे एक वर्ग में कितने, एक वर्ग में 5, तो कितने वर्ग बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 बराबर कितने हो गए, 25 हो गए। क्या हो गए, 25। और इसी 25 व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो पूछता है आपसे एग्जाम में कि भैया स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। कितने हैं भैया, 25 है। ये पहला प्रश्न यहां से आपको बनेगा कि कुल स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हैं, कुल स्पर्श व्यंजन वर्ण, कुल स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने हैं आपके, 25 हैं। एक वर्ग के 5, 5 गुणे 5 यानी 25 हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा नासिका वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, ठीक है। अब देखिएगा प्रत्येक वर्ण का, यानी प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम वर्ण होगा, इसको क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, नासिका व्यंजन। क्या कहते हैं भैया, नासिका व्यंजन। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं, नासिका व्यंजन। किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो क्या होता है, नासिका। यानी इसका जो उच्चारण होता है वो नासिका से ना, इया जा ड़ा ना, है ना, मां। यानी किसी भी वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, नासिका। आपसे एग्जाम में बनेगा कि भैया बताना कि कुल स्पर्शी व्यंजन में जो लास्ट का 5वां वर्ण होता है वो पंचम अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका नासिका व्यंजन कहलाता है। ये बात समझ आ रही है, समझ में भैया। आगे चलिए, स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं, ये देखिए क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं, स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं, कितने हैं, 4 हैं। कितने भैया, 4 हैं। कौन कौन से, देखिएगा, चा, छा, जा और झा, यही क्या है स्पर्श, यानी कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। उसके बाद कुल स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कुल स्पर्शी व्यंजन वर्ण कितने हैं, 25 हैं। ये ध्यान दे रहे हैं, कितने हैं, 25 हैं। और किसी भी वर्ग का, है ना, 5वां यानी पंचम जो वर्ण होगा, पंचम वर्ण कितने हैं आपके, 5 हैं। ये बात हमारी, तो ये देखिएगा 5 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 5 4 9, और जब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। और इसी 16 क्या है, मूल स्पर्श वर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे मूल स्पर्श वर्ण, मूल स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। यानी ये 4 घटेगा, ये 4 घटेगा, 5 4 9, और जब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। और इसी 16 वर्ण को क्या कहते हैं, मूल स्पर्श वर्ण कहते हैं। ये बातें समझ में आ रही है, ये भी एग्जाम में कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अब इसी में और सारी बातें भी ले सकते हैं हम, ठीक है। देखिएगा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां क्या हो जाएगा, अल्पप्राण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां क्या बन जाएगा, आपका अल्पप्राण बन जाएगा, ठीक है। इसी में हम ये भी पढ़ लेते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। अब किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, महाप्राण, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां आपका अल्पप्राण, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आघोष और सघोष भी पूछा जाता है। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा क्या हो जाएगा, आघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आघोष हो जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा, चौथा, 5वां बचता है किसी भी वर्ग का, वो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। और सघोष को और क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। सघोष को और क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा एक प्रश्न भैया बना चला जाता बा, ठीक है। हमें सबके रटे के ना बा, रटे के ना बा, पढ़े के बा और समझे के बा, एग्जाम में क्वालिफाई करे के बा। सुना, देखा, अघोष किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण, दूसरा, चौथा आपका महाप्राण। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, 5वां क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे बनते हैं,
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इसकी स्टार्ट लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना भैया, अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ना है, अगला जो है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ड, ठीक। अंतस्थ वर्ड वे वर्ड जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को, वे वर्ड, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को, मुख के अंदर उच्चारण स्थान को, ठीक है, उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। परिभाषा देखिए क्या बन रहा है, ध्यान से सुना भैया, देखा क्या बनी परिभाषा, यानी अंतस्थ वर्ड कितने हैं, पहले आपको मैंने बाद में बताऊंगा, पहले आप परिभाषा जानिएगा कि वे वर्ड जो मुख के अंदर, वे वर्ड जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए, उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हमारे मुख से जब इसका निकलता है अंतस्थ व्यंजन, तो उसी को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यानी परिभाषा सीधे बन गया, वे वर्ड जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब पता नहीं चलता है कहां से हो रहा है उच्चारण, थोड़ा सा स्पर्श करके ये व्यंजन हमारे मुख द्वार से आपके निकलते हैं, ठीक है। अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो कितने हैं, 4 हैं, या, वा, रा, ला, ठीक है, ये 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कितने भैया, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक, बात समझ आ रही है। अब उसी को या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर व्यंजन, या और वा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। पहला अर्धस्वर व्यंजन, पहले आपसे पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, या, वा, रा, ला, या रा, ला, वा, कुछ भी कह सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अर्धस्वर को हम इकट्ठा लिखना था, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, तो या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अर्धस्वर कहते हैं, समझ रहा ना। आगे चलते हैं, जैसे आपको लिखना है कौवा, ठीक है, जैसे लिखना है कौवा, और ये क्या है, कौवा, देखिएगा दोनों की बातें हमको दोनों एक जैसा लग रहा है, यहाँ पे कौवा, यहाँ पे कौवा। अब आपको कौन सा सही होगा, कौवा या कौवा, वह होता या, यानी कहने का मतलब आपका जब सही ये होगा तो कोई भी जब हम शब्द बोलेंगे तो वाह में क्या होता है, आ में आपका वाह आ जाता है, आ में वाह आ जाता है, इसलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। आधा स्वर आपके इसके अंतर्गत आ जाता है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा जाएगा रा को क्या कहते हैं, रा को बताइएगा, रा को क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या कहते हैं भैया, लुंठित व्यंजन, ठीक है। रा को क्या कहते हैं आपको, लुंठित व्यंजन। और कुछ कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं प्राकंपित व्यंजन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्राकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो उसे रा को कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है और रा को प्राकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। अब इसे लुंठित व्यंजन क्यों कहा जाता है और इसे प्राकंपित व्यंजन क्यों कहा जाता है। लुंठित मतलब होता है मुड़ना और प्राकंपित मतलब होता है कंपन करना, ठीक है। लुंठित मतलब होता है मुड़ना और प्राकंपित मतलब होता है क्या, कंपन करना। यानी जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, रा रा, ठीक है, समझा रहा। तो इसी को क्या कहते हैं आपके प्राकंपित व्यंजन, समझा रहा ना। उसी तरीके से आपका ला, ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं भैया, पार्श्विक व्यंजन। अब इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं, पार्श्विक मतलब क्या होता है, किनारा। क्या होता है, किनारा। पार्श्विक मतलब होता है किनारा। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन है,
तो पार्श्विक व्यंजन आपके ला है। लेकिन पार्श्विक मतलब होता क्या है? किनारा। यानी जब हम ला का उच्चारण करते हैं, ला यानी झटके के साथ हमारी जो जीभ मुड़ जाती है ऊपर की तरफ और जो आवाज है उसके किनारे से निकल के आती है, ला। जब ला उड़ता है तो आपके किनारे से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? रा को। अर्धस्वर व्यंजन किसे कहते हैं? या और वा को। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। या, रा, ला, वा। ये बात समझ आ रही? यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछ रहा है कि भैया जरा बताना कि ऊष्म व्यंजन, ये देखिएगा यहां से भी प्रश्न बनता है, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले बताना ऊष्म व्यंजन कितने हैं? कितने भैया? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, संख्या कितनी है? 4। सबसे पहले यही पूछेगा कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन ये 4 क्यों है? यानी इसे 4 क्यों कहा गया ऊष्म व्यंजन? ठीक है, चारों को। यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब इसका भैया जब हम सा हा का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक गर्म हवा निकलता है। क्या निकलता? एक हमारे मुख से गरम क्या निकलता? हवा टाइप में निकलता है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। समझा रहा ना? यानी कहने का मतलब ऊष्म व्यंजन संख्या कितनी है? 4 है। अब इस ऊष्म व्यंजन के अलग अलग आपके क्या है? उच्चारण स्थान है। अब सा का उच्चारण कहां से होता है? इस सा का उच्चारण आपका तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से। इसका उच्चारण कहां से होता है आपका? मूर्धा से। इसका उच्चारण कहां से होता है आपका? दंत से। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। आपसे उच्चारण स्थान भी पूछता है कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है। ये बात समझ रही? अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका काकल्य व्यंजन। ये देखिएगा एग्जाम में पूछा गया है कि हाँ को क्या कहा जाता है? काव कहा जाता है भैया। ये भैया काव कहा जाता है, इसे कहा जाता है काकल्य व्यंजन। क्या कहा जाता है? काकल्य व्यंजन। और इसे क्या कहते हैं? छोटा सा को क्या कहा जाता है? वत्सर्य व्यंजन। ठीक है, वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इन दोनों को और किस नाम जाता है? नवीन व्यंजन, नवीन विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। नवीन विकसित व्यंजन भी किसे कहा जाता है? सा और मूर्धनी सा को। समझा रहा? तो एक एक प्रश्न देखिए उठते चले जा रहा है। यानी कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। तो कितने हैं भैया? ये भैया कितने हैं? 4 हैं। सा हा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। एका का कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। एका का कहते हैं? दंत का उच्चारण होता है। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। इसका उच्चारण मूर्धा से। इसका उच्चारण तालु से। इसे क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। हाँ को। ठीक है, इन दोनों को मिलाते क्या कहते हैं? नवीन विकसित आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं एक एक प्रश्न भी आपसे यहां से क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ठीक है बाबू, ठीक भैया, यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है, सब पूछा जाता है। एक एक प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा? जिक्र करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम में कुछ कल्याण आपका होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहेगा। उसके बाद आगे चलेंगे, एक दो वीडियो और वर्णमाला को लेकर। अभी प्रश्न की भी जिक्र करना है, प्रश्न भी जिक्र करेंगे, उसके बाद हम लोग अलग टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो ये मेहनत से पढ़िएगा और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ये रिक्वेस्ट मैं बहुत बार नहीं करता हूं, लेकिन आपको मुझे पता है कि आपको यह प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहिएगा। रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सीख जाइए तो आराम से आप क्या कर लेंगे? आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे कल आपको अलग टॉपिक से, एक बेहतरीन टॉपिक से भी आपके यहाँ से रूबरू होऊंगा। ठीक है, रात बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, गुड नाइट।